हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे अपना चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो यार थ्योरी पर मैंने कुछ ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा है। यहाँ पर अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो मैंने मोस्टली कवर किए हैं आपको न्यूमेरिकल्स और साथ में उनके कॉन्सेप्ट भी। ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर 1-2 डेरिवेशंस की हमें को ज़रूरत पड़ेगी वो तो हम करेंगे। पर साथ में मैं बात करूँ मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर जो आ रहे हैं क्वेश्चंस या 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर की भी मैं बात करूँ, तो सारे के सारे मैं यहाँ मैं बोलूँ 80% टाइम तुम्हारे को सिर्फ न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो क्यों ना हम न्यूमेरिकल पर ही फोकस करें क्योंकि थ्योरी तो आपने स्कूल में भी पढ़ रखी है, कहीं न कहीं आपने ट्यूशन्स वगैरह जहाँ पे भी पढ़ रखा है अल्टीमेटली थ्योरी आपको आती है। तो हमारी को ज़रूरत किस चीज़ की है बेटा? ज़रूरत है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएँ। क्योंकि एग्ज़ाम की डिमांड ये है कि हमारे को न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। और यार पूछा जाएगा न्यूमेरिकल तो हमारे को न्यूमेरिकल आने चाहिए। पर जहाँ पर हमारे को कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा, उस न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट और साथ में न्यूमेरिकल कराऊँगा। ठीक है? अब बस आपको क्या करना है कि वीडियो को बीच-बीच में रोक-रोक करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देन आप अगर आपको दिक्कत आ रहा है, स्टिल दिक्कत आ रहा है, देन आप वीडियो को आगे प्ले करें और उसका सॉल्यूशन जो भी है देखें। ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं। जो भी है यार सारा कुछ मेरे पे छोड़ दो। पूरी न्यूमेरिकल कराऊँगा, गारंटी दे रहा हूँ क्वेश्चन सारे के सारे बनेंगे। ठीक है? आ जाओ बात करते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि मैंने बोला मैं पहले कॉन्सेप्ट कराऊँगा देन मैं न्यूमेरिकल कराऊँगा क्योंकि इसके न्यूमेरिकल 1 नंबर से लेकर के 5 मार्क्स तक हर एक आए हैं। ठीक है? तो चलो समझो। अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूँ, ट्रांसफार्मर, तो बेटा जो ट्रांसफार्मर होता है पहले तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट कि ये बेस होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है मैं बता भी रहा हूं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है बेस्ड ऑन ये होता है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस वही जिसकी यूनिट क्या होती थी हेनरी। अगर आपको दिक्कत आ रही है देन पिछले वीडियो को जाकर के भी देख के आए। ठीक है चलिए अब मैं बात करता हूं बेटा देखो जो ट्रांसफार्मर होता है क्या इसमें देखो एक कॉइल है हमारे पास इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी कॉइल। ये होती है बेटा हमारे पास प्राइमरी कॉइल और ये जो दूसरी वाली है इसको अपन बोल देते हैं सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल ठीक है। प्राइमरी कॉइल हो गई सेकेंडरी कॉइल हो गई। होता क्या है कि इसमें अपन अप्लाई करते हैं एसी। एसी आपको पता है कि लगातार करंट को क्या करती है बेटा चेंज। अगर एसी में लगातार करंट में चेंज आ रहा है तो सेकंड वाले में इंड्यूस होता है ईएमएफ। तो फिर वही क्या मैं बोलूं इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ करंट में चेंज इसमें ईएमएफ आ रहा है इसमें बेटा इसी को तो कौन सा इंडक्शन बोलते हैं म्यूचुअल। पर बात यहां पर ये खत्म नहीं हुई है अब तो हम न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको मैंने बोला प्राइमरी कॉइल और इधर ही आप लगाते हो इनपुट। इस तरफ आपको मिलता है बेटा आउटपुट। आई थिंक ये कलर थोड़ा सा इस तरफ आपको मिल जाता है बेटा आउटपुट। ठीक है अब सुना इसमें जो पोटेंशियल होता है इसको आप बोलते हो बीपी प्राइमरी पोटेंशियल। ठीक है करंट जो होती है वो प्राइमरी करंट होती है। ठीक है ये हमारे पास हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इसको बोल दिया आपने एनपी। उसी की जगह पर आप इसको बोलते हो क्या वीएस आईएस और एनएस यानी नंबर ऑफ करंट इन सेकंड। ठीक है ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक हो गया। अब अगर मैं पावर की बात करूंगा सुनना पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा V इंटू आई। ठीक है अगर मैं पावर इनपुट की बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे B इनपुट इंटू आई इनपुट। ठीक है अगर मैं यहीं पर बात कर लू पावर आउटपुट का तो आप बोलोगे B आउटपुट इंटू आई आउटपुट। ठीक है इतना सा कॉन्सेप्ट है जितना हम लेकर के चल रहे हैं। अब जैसे जैसे हमारे पास कॉन्सेप्ट आएंगे अपन आगे इसको एलिब्रेट फर्दर करते जाएंगे। ये हमारे पास हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब चलते हैं न्यूमेरिकल को हिट करते हैं जो होगा देखा जाएगा। ठीक है अब जो देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास ए ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ 200 एसी सोर्स। भाई पता चल गया ये कौन है बीपी या लिटरली बी इनपुट बोल सकते हैं। ठीक है द ट्रांसफार्मर सप्लाइज 3000 वोल्ट टू अ डिवाइस जो सप्लाई कर रहा है यही तो आउटपुट है। आपने इसको क्या बोल दिया बेटा बीएस। ठीक है आगे हमारे पास क्या रहा है इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज 450। आ जाओ इसका मतलब ये कौन है बेटा एनपी खुद ही बोल रखा है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल यानी कि मेरे को एनएस पूछ लिया। ठीक है एक फॉर्मूला होता है बेटा ई प्रोपोर्शनल टू एन। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना
यार ईएमएफ उतना ही इंड्यूस होता है जितने इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। अगर एक टर्न है तो एक बार ईएमएफ आया, दो टर्न है दो बार ईएमएफ आया। इसका मतलब ई प्रोपोर्शनल टू आपने क्या बोल दिया बेटा, एन। तो क्या मैं बोल सकता हूं ईपी अपॉन ईएस इक्वल टू, हाँ बोलो, एनपी अपॉन हो जाएगा बेटा एनएस। सारी वैल्यू डाल दो, वही ई की जगह पर अपन बी बोल रहे हैं। तो अगर मैं बी प्राइमरी की बात करूं कितना आ गया आपके पास 200। बी सेकेंडरी की बात करूं कितना आ गया बेटा, हाँ कितना 3000। एनपी की बात करूं हमारे को कितना दे रखा है बेटा 450। तुमको एनएस पूछा है, बिल्कुल बेसिक है बेटा। जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल। 2 से अगर मैं काटूंगा तो ये 150 बार, तो हमारे पास आ जाएगा 150 इंटू 45। मतलब अगर 15 फोर से यानी 6000 से ज्यादा वाला आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि क्वेश्चन को इतना मुश्किल नहीं है। और ये है 25 का क्वेश्चन, सीबीएसई 25 का क्वेश्चन। आ जाओ बेटा अगला हमारे पास आ रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा है, आई थिंक ये 25 का नहीं बेटा, शायद 24 का है मे बी। अब देखो जरा हमारे को क्या बोल रखा है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के क्या आपने सीखा, प्रिंसिपल क्या सीखा, हाँ क्या था बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता था। अरे बोलो यार, कितनी कॉइल्स होती थी, दो, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में इनपुट देते थे, किससे देते थे, एसी से। सेकेंडरी कॉइल में क्या मिलता था, आउटपुट। नंबर ऑफ टाइम्स कितना बोला, एनपी। इसमें क्या बोला, एनएस। भाई सब कुछ तो लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। तो जब आपको ये हिट करने आएगा ना, थ्योरी डेफिनेटली आप लिख पाओगे। ठीक है ना, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर एग्जाम देने जा रहे हो बेटा, तो एग्जामिनर के माइंडसेट को समझो। अगर एग्जामिनर के माइंडसेट को समझोगे तो तुम्हारे को ये डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे ही पता है कि इसके बाद तुम्हारा जो भी आप में से बहुत सारे लोग जो नीट का पेपर देने जा रहे होंगे, कुछ होंगे जिनका भी जो दूसरा वाला अटेम्प्ट है वो जेई का बचा होगा। तो भाई न्यूमेरिकल तो अल्टीमेटली तुम्हारे को डील करना ही पड़ेगा। फिर से बात करूं, अगर एसी की बात करूंगा तो नीट में भी बात करूं तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। जेई की भी बात करूं तो ऑलमोस्ट उतना ही वेटेज पड़ेगा किसी न किसी अटेम्प्ट में आपको। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। सुनो, अगला है हमारे पास बेटा, ये तो हमने देख लिया। अच्छा, स्टेप अप, एक नाटक आया यार, स्टेप अप। अरे सुनो ना, कुछ नहीं, स्टेप अप का मतलब होता है कि जो बी पोटेंशियल है वो बढ़ जाए, तो बढ़ जाए तो किसमें हो जाएगा, बी सेकेंडरी में ज्यादा हो जाए। तुमने अभी तो पढ़ा था ई प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, एन। अगर मेरे को चाहिए कि बी इन सेकेंडरी ज्यादा हो जाए बी इन प्राइमरी से, तो भाई एनएस और एनपी में किसको ज्यादा कर दूं, एन सेकेंडरी को ज्यादा कर दूं। यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स अगर बढ़ा दूंगा तो उस सेकंड वाले पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसी को तो हमने स्टेप अप बोल दिया। अरे लिख पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। अब देखो अगला हमारे को बोला, एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज डिजाइन टू कन्वर्ट 50 वोल्ट इंटू 250 वोल्ट। ठीक है, अब आ जाओ बात करते हैं। 50 वोल्ट को भाई ये 250 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। सीधी सी बात है कि आइडियल ट्रांसफर, और हमारे को बोल रखा है स्टेप अप, यानी कि कहीं ना कहीं ये वोल्टेज को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इट ड्रॉज 200 watt पावर फ्रॉम एन एसी सोर्स व्हेन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज गिवन बाय बी इनपुट, जो हमारे को गिवन है बी नॉट साइन 100 पाई टी। इसका मतलब ये जो हमारे पास गिवन है, डेफिनेटली ये हमारे पास है बी इनपुट। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा बेटा हमारे को कि फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। ठीक है, यानी कि मेरे को क्या पूछा है, हम बोलो आई आर एम एस चाहिए, वो भी कौन सा, इनपुट का। एक फॉर्मूला मैं आगे की तरफ बताऊंगा, रेदर मैं उसका डेरिवेशन भी बताने वाला हूं। जो फॉर्मूला होता है बेटा P इक्वल टू, यानी P एवरेज जो हमारे पास आता है, बेसिकली जो कंज्यूम करता है पावर, ये एवरेज पावर कंज्यूम करता है। तो P एवरेज इक्वल टू बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, साथ में बोलते हैं अपन कॉस डेल्टा फाई। कुछ नहीं बोला तो सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो कॉस डेल्टा फाई लिटरली हमारे पास कुछ नहीं होता, डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाती है 0, तो ये हो जाता है 1। ठीक है, अगर मैं P एवरेज की बात करूं तो पावर कितना ड्रॉ कर रहा है 200, तो आपने बोल दिया इसको कितना 200। बी आर एम एस बेटा ये पीक वैल्यू गिवन है, देखो जरा बी इनपुट की अगर मैं बात करूंगा तो ये वैल्यू गिवन है 20 साइन 100 पाई इंटू टी, साथ में आपने बोल रखा है वोल्ट। तो देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो V इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। तो बी नॉट जो होती है वैल्यू, इसको बोलते हैं अपन पीक वैल्यू। ठीक है, पर मेरे को आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो जो भी बी आरएमएस होता है बेटा बी नॉट अपॉन √2, यानी पीक वैल्यू का अपॉन बोल देंगे 1/√2। ठीक है, आ जाओ, इसका मतलब बी आरएमएस बी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20 अपॉन आपने कितना बोल दिया √2 इंटू आई आर एम एस, यहां से हमारे को वैल्यू चाहिए। ठीक है,
जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, √2 से √2 ऊपर आ जाएगा, तो IRMS की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो कितना आ जाएगा 20। और ये देखो √2 इसकी आधी पावर कैंसिल हो गई, ये ऊपर गया है तो 20 कितना आ जाएगा बेटा √2। 20 का लिख सकते हो तुम 10 इंटू टू अपॉन कितना बोल दिया √2, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपके पास 10 √2 एम्पियर आ गई। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक था, हमने फर्स्ट वाले पार्ट को निकाल लिया। सेकंड वाले अगर मैं पार्ट की बात करूं, चलो जहां स्पेस है वहीं लपेट देते हैं। एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अब मेरे को इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज चाहिए। देखो जो इनपुट वोल्टेज है दैट इज 20 टाइम्स 20 वोल्ट, तो बी नॉट की अगर मैं बात करूंगा, जो इनपुट है बेटा दैट इज 20 वोल्ट। ट्रांसफॉर्मर जो है बेटा वो मेरा स्टेप अप है, यानी 50 से 250 वोल्ट कर रहा है। अरे अभी तो सीखा, ई प्रोपोर्शनल टू एन, अगर आपने ई को कर दिया 5 टाइम्स, 50 से 250 5 टाइम्स, तो नंबर ऑफ टाइम्स भी कितना 5 टाइम्स। इसका मतलब जो हमारा इनपुट वोल्टेज होगा वो भी कितना हो जाएगा 5 टाइम्स। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू होने वाली है कितनी हो जाएगी 20 इंटू ये भी 5 टाइम्स, कितना वोल्ट हो जाएगा बेटा 100 वोल्ट। पर मेरे को इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज की बात किया, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये कौन सी वैल्यू है मेरे पास बी नॉट की, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 100। हाँ बोलो, यही क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास 100 साइन, साथ में आ जाएगा 100 पाई टी। ये हमारे पास आ गया बेटा सेकंड पार्ट। थर्ड वाला एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट। अरे भाई अगर आपने वोल्टेज को कितना कर दिया 5 टाइम्स, तो करंट भी कितनी हो जाएगी 5 टाइम्स। तो अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूंगा तो यहां पर भी देखो, अब देखो सबसे पहले करंट की वैल्यू तो निकालो, 5 टाइम्स तो बाद में करेंगे, सबसे पहले हम करंट की वैल्यू तो निकालें। तो हमने जो वैल्यू देखा, आज बात करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे को बोला बेटा एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट। अब देखो अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट की बात करेगा तो सुनना, देखो मैं सबसे पहले अगर करंट की वैल्यू निकालूं तो मेरे को आरएमएस वैल्यू पता है, आईआरएमएस वैल्यू से काम मेरा नहीं चलना, मेरे को कौन सी वैल्यू चाहिए पीक। तो देखो जरा क्या लिखोगे आप, आई आर एम एस इक्व टू हमारे पास क्या आता है आई नॉट अपॉन √2। आई नॉट बराबर कितना हो जाएगा आई आर एम एस इंटू √2। आई आर एम एस आपने निकाल रखा है कितना 10 √2 इंटू √2, लिटरली √2 कितना हो गया 2, कितने एम्पियर आ गया बेटा 20। अब नोटिस करो अगर पोटेंशियल हुआ है 5 टाइम्स तो करंट कितनी हो जाएगी, करंट हो जाएगी बेटा 1/5 टाइम्स। अरे बी इक्व टू आई आर, बी इक्व टू आई इंटू आर, बिल्कुल वही रिलेशन यूज कर रहे होंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा सुनना, तो इसका मतलब जो आई की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 एम्पियर, इसका 4 टाइम्स। तो अगर मैं आई की वैल्यू लिखूंगा तो आई कितना हो जाएगा, हाँ बोलो 4 साइन वही 100 पाई टी, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। थोड़ा हाथ पॉच हो गया पर आप एक बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगला हमारे पास है, देखो ड्रॉ अ लेबल डायग्राम फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। भाई कर चुके हैं। एक्सप्लेन एनी 3 कॉजेस ऑफ एनर्जी लॉसेस इन अ रियल ट्रांसफार्मर। 3 कॉजेस, चलो 4 सीख लेते हैं। देखो पहली बात तो जो साउंड आ रहा होगा, हमिंग साउंड जो आता है ट्रांसफार्मर के पास से, कोई यूज नहीं है भाई हमारे पास। सेकंड, एडी करंट होती है इसमें, वही जो अपन इंडक्शन वगैरह में यूज करते हैं। थर्ड, हिस्टेरेसिस लॉस होता है, क्यों, क्योंकि जो उसकी कोर होती है हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, तो वहां पर हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है। सही है क्या बेटा। एक और चीज, फ्लक्स लीकेज भी होता है, क्योंकि आपको पता है एक कॉइल से दूसरे कॉइल तक 100% फ्लक्स नहीं जाता। सही है क्या, तो ये हमारे पास ये सारे लॉसेस हो जाएंगे। अगला, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स अ लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, डज इट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप बी को बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं आई को कम कर रहे होते हो, तो वी और आई का प्रोडक्ट जो होता है वो रहता है सेम। जैसा आपने पिछले क्वेश्चन भी किया होगा कि बी बढ़ रहा था तो आई कम हो रहा था, बी 5 टाइम्स हो गया, आई 1/5 हो गया। नहीं, बिल्कुल वायलेट नहीं कर रहा। ठीक है, अगला, तो हमने इसको कर दिया। थर्ड देखो, ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज 200 and 3000 टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, याद करो स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते थे तभी तो पोटेंशियल बढ़ते थे। द इनपुट वोल्टेज गिवन टू द प्राइमरी कॉइल इज 90 वोल्ट, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। अरे बहुत आसान है भाई, ईपी अपॉन ईएस इक्वल टू एनएस, सॉरी एनपी अपॉन साथ में क्या जाएगा एनएस। ठीक है, बी प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी को आपने वोल्टेज कितना दिया है बेटा 90,
सेकेंडरी का चाहिए, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स में कितना 200, सेकेंडरी में कितना 3000, सही है क्या? ठीक है, तो 20 सेकेंडरी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो इसको आपने 15 बार काट दिया तो आ जाएगा कितना 90 इंटू आ जाएगा अपने पास 15, ये हो जाएगा 1350 वोल्ट। ठीक है, द करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ये 5 नंबर का क्वेश्चन भाई, द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज कितना 2 एम्पियर। ठीक है, आ जाओ, जब भी ऐसा कोई ट्रांसफार्मर बोले और कुछ ना बोले तो वो आइडियल है। आइडियल है तो हमारे को ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है, क्योंकि देखो हमारे को क्या क्या जानकारी हो चुकी है। देखो हमारे को दे रखा है करंट इन द प्राइमरी कॉइल, हमारे को पूछा है करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, हमारे को दे रखा है, यानी आई एस की वैल्यू हमारे को गिवन है कितनी 2 एम्पियर, मेरे को आई पी चाहिए। ठीक है, मेरे को बीपी बीएस दोनों पता है, कुछ नहीं आसान है यार। इसका मतलब मैं आइडियल ट्रांसफार्मर अभी मैंने सिखाया था, तो पी इनपुट इक्वल टू हो जाएगा बेटा पी आउटपुट। पी इनपुट की बात करूं तो आई इनपुट आईपी और बीपी, बीपी हमने अभी देखा कितना 90 इक्वल टू पी आउटपुट, हाँ बोलो कितना आईएस एंड बीएस। आईएस की बात करूं तो कितना है हमारे पास 2, बीएस की बात करूं कितना है बेटा 20 सेकेंडरी हमारे पास कितना हो गया था, अच्छा 1350, 1350, बस बिल्कुल आसान है। आईपी की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी कैलकुलेट करके, बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे आसानी से, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये स्टेट बोर्ड जैसा है नहीं, सीबीएसई है, नंबर ज्यादा काटेगा नहीं। और स्टेट बोर्ड होगा तो भाई सारा कुछ भाई फैला फैला के लिखना फिर, ठीक है ना, हर स्टेप की ये किया अगला किया ये किया, ठीक है ना, वो आपको करना पड़ेगा, खासकर स्टेट बोर्ड में क्योंकि ये नाटक होता है उनका। ठीक है, आगे बात करो असर्शन, इन एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट लॉस्ट, यस, इसीलिए तो हमने पी इनपुट इक्वल टू पी आउटपुट बोला, सो असर्शन इज एब्सोल्युटली ट्रू। रीजन की बात करें, इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज डिक्रीज बट द करंट इंक्रीज, यस, बी आई, पी कांस्टेंट रहने वाला है बेटा, इसका मतलब अगर आपने वोल्टेज को क्या कर दिया है स्टेप डाउन है, वोल्टेज डिक्रीज किया है तो करंट क्या हो जाएगी इंक्रीज, यस बिल्कुल सही बात है। पर ये कोई रीजन नहीं है, पर ये कोई रीजन नहीं है लॉस ना होने का। पर एक मैं बात करूं कि अगर उसने आइडियल बोल रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रहा है कि अगर तुमने बी बढ़ाया है तो डेफिनेटली आई घटाया होगा। अरे भाई तभी तो जो पी इनपुट होता था वो किसके बराबर है पी आउटपुट, यस, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोल रहा है ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं भाई ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सही है क्या बेटा। चलो ये तो आपके पास हो गया, अगला देखो, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग of a transformer and hence obtain relation for Vs in terms of number of primary and secondary coil। भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है, हमने रिलेशन इसका निकाल रखे हैं, पहले हमने कई क्वेश्चंस करे पीछे और हमने सारे इसके रिलेशंस निकाल रखे हैं। डिस्कस 4 मेन कॉजेस ऑफ एनर्जी लॉस, भाई इसको भी कर रखा है हमने, वही 4 कॉज हमने देख लिए थे, क्या क्या था, हिस्टैरिसीस लॉस, फ्लक्स लीकेज, हमिंग साउंड जो हमारे पास हो रहा था, ठीक है, हिस्टैरिसीस भी लॉस हमारे पास हो रहा था, एडी करंट हो रहा था, सही है क्या। एक और चीज, जो इसमें जो हमारे पास कॉइल्स हैं वो वायर ही तो यूज किया है, उसमें भी क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पहले। आ जाओ यहां पर बात करें, एंड एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू रजिस्टर एंड इंडक्टर। अब भाई आ जाओ, सबसे पहले मैं सिखाता हूं तुमको कॉन्सेप्ट, सबसे पहले सीखेंगे कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं, दो ही प्रिंसिपल है, अगर ये दोनों आ गए ना, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर 3 क्वेश्चन, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो कम से कम 2 तो इसी पे बेस होने वाले, 2 कॉन्सेप्ट पर, एक है ट्रांसफार्मर, एक जो मैं सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, अब सुनो, हम सीखने जा रहे हैं बेटा आरएलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट यानी इंडक्टर, इंडक्टर भी होगा इसमें, चलो रेजिस्टेंस को सबसे पहले लगा देते हैं, रेजिस्टेंस इंडक्टर, और ये हो जाएगा बेटा कैपेसिटर। बच्चे गड़बड़ करते, फिर से बोल रहा हूं, कॉम्पिटिटिव्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट ही है और आराम से अपन डील कर लेंगे। हमने बी वोल्टेज यहां पर अप्लाई किया, ठीक है, ठीक है, बी वोल्टेज अप्लाई किया तो ये वोल्टेज रेजिस्टेंस पर भी जाएगा, ये वोल्टेज इंडक्टर पर भी जाएगा, ये वोल्टेज कैपेसिटर पर भी जाने वाला है। ठीक है, अब जाने वाला है तो चलो ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहीं पर, सुनना, बीएलबीसी जो भी हमने था हमने सबको लिख लिया, पर अगर मैं यहीं पर सोचूं, लिखने की कोशिश करता हूं, सुनना, ये है बेटा रेजिस्टेंस,
क्या रहा है? ये है हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। पहले पहचानना सीखो सबको। ये है तुम्हारे पास इंडक्टर एल, इसकी यूनिट होती है हेनरी। जो बेसिक गड़बड़ी करते हैं बच्चे उनको समझ ही नहीं आता। ये है हमारे पास कैपेसिटर, यूनिट हो जाएगी इसकी फैरेड। पहले तो ये बेसिक चीज क्लियर करो, ठीक है? ये तो तुम्हारे पास हो गया। अब एक और चीज समझो, एक ही ग्राफ बनाऊंगा, सबका काम खत्म करूंगा एक साथ। इंडक्टर का पोटेंशियल, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल, और ये आ गई करंट, ये आ गया मेरे पास कैपेसिटर का पोटेंशियल जो हमने देख रखा है। बिल्कुल यही याद कर लो भाई, काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं आने वाला, मेरी गारंटी है। यहां पर देखो VL यानी इंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो आगे रहने वाला है किससे? करंट से। कैपेसिटर का पोटेंशियल पीछे रहने वाला है। रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चलते हैं साथ। तो यहां पर जो फेज डिफरेंस आ गया, कितने का आ गया बेटा? π/2। यहां पर भी आ गया π/2, ठीक है? ये तो हमारे पास हो गया जो अपन जानते हैं, अभी सीखा है। एक और बात मुझे जो सिखाने का है, सुनना। अगर मैं यहीं पर बात करूं तो इसको अगर मैं घटा दूं तो ये कितना हो जाएगा? BL माइनस BC। अरे इस वाले पार्ट को तो देखो, अगर मैं यहां पर रिजल्टेंट खींचता हूं तो देखो, ये जो V होगा ये V नेट आ जाएगा, और ये परपेंडिकुलर वाला जो होगा ये हो जाएगा VL माइनस BC। ठीक है क्या? तो इसका मतलब है कि जो V नेट होने वाला है, देखो ये है भाई हाइपोटेन्यूस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और BR जो होगा ये बेस हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? VL माइनस BC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ये वैल्यू किस में आ गई? तुम्हारी रूट में। ठीक है भाई, ये तो तुमने बेसिक सीख लिया। मैं इसको फिर से लिखता हूं, तो जो V नेट आ जाएगा बेटा अपने पास, ये आ जाएगा VL माइनस BC का होल स्क्वायर प्लस साथ में आ जाएगा BR स्क्वायर, और ये सारी की सारी वैल्यू आपने डाल दी रूट में। ठीक है, अब देखना बेटा एक और चीज समझो, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं अपन XL। इसकी यूनिट अब हो जाएगी ओम। इसका जो रेजिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं XC, इसकी भी यूनिट कितनी हो जाएगी? ओम। बात करते हैं, सुनो। देखो इसका मतलब है कि जो मेरे पास XL होगा, इसका फॉर्मूला होता है बेटा ओमेगा इंटू एल। ओमेगा को याद करो तो तुमने ओपन किया था 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल, और ये आ गया तुम्हारे पास XL, और यूनिट क्या आ गई बेटा? ओम। ठीक है, XC को जो लिखते हैं बेटा, ये लिखते हैं अपन 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी कि 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। देखो दो बातें तुम्हारी क्लियर हो गई, XL और XC। रेजिस्टेंस आ रहा है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम दुनिया भर का जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो ये तो तुम्हारे पास हो गया। अब सुना, V इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़ते हो तुम? I इंटू आर। पर यहां पर क्या लिखोगे? इसका पोटेंशियल VL की वैल्यू की मैं बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा? I इंटू इसका रेजिस्टेंस, अरे क्या लिखा आपने? XL। BC की बात करूं तो I इंटू साथ में क्या जाएगा बेटा? XC। BR का रेजिस्टेंस कौन है बेटा? R। सबकी यूनिट क्या बोलने वाले हो? वोल्ट। ये हमारे पास हो गया बेटा फंडामेंटल। अब सुना, जब मैं बी नेट लिखूंगा, या नेट में जो रेजिस्टेंस है बेटा, वो भी मैं कहीं ना कहीं लिखने वाला हूं नेट। तो इसका मतलब आई तो मैं नेट लिखूं चाहे ना लिखूं, क्योंकि मेरे को पता है जो आई है ये तीनों की तीनों है सीरीज में, और सीरीज में जो करंट होने वाली है वो होने वाली है सेम। इसका मतलब अगर मैं बी लिखूं तो आई इंटू आर लिखूं क्या? नहीं। एक्सएल लिखूं क्या? नहीं। एक्सएल लिखूं क्या? नहीं। अरे सर कहना क्या चाहते हो बेटा? जब तेरे पास ऐसा कुछ नहीं है तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है, मैं सर्किट का कंबाइंड रेजिस्टेंस लिखूंगा और उसको नया नाम दूंगा इंपेडेंस। क्या नया नाम दूंगा? क्या? इंपेडेंस। इसका मतलब वी नेट की बात करूंगा तो आई इंटू यहां पर क्या बोल दूंगा बेटा? जेड। आजा फिर वीएल को क्या लिखेगा तू? आई एक्सएल। इसको क्या लिखेगा बेटा? आई एक्ससी। क्या कर देगा इसका? होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेगा बेटा? आई आर का होल स्क्वायर। साथ में फिर वही बेटा रूट। अब देख आई
रूट आई स्क्वायर मतलब आई ही तो है, तो आई हर तरफ से क्या हो गया, कैंसिल। तो जेड का फॉर्मूला, जेड को क्या बोलता है, नाम बता दे, इंपेडेंस। इंपेडेंस, इंपेडेंस जेड इक्वल टू होता है मेरे पास बेटा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये सारा का सारा वैल्यू किस में आ गया बेटा, रूट में। ये आ गया तुम्हारे पास इंपेडेंस। मैं कुछ और बातें करूंगा, मुझे और बातें करनी है। सुनो, यहां पर देखो एक फेज डिफरेंस बन रहा है, उन पे गया मेरा, यहां पर एक फेज डिफरेंस बन रहा है, इसको बोलते हैं फाई। अगर मैं यहां पर tan फाई यूज कर लूं तो ये परपेंडिकुलर है, बेस है, इसका मतलब अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं, फेज डिफरेंस, तो tan फाई इक्वल टू हो जाएगा बेटा मेरे पास, हाँ बोलो, VL माइनस VC अपॉन आर। मैं ओपन कर सकता हूं इसको IXL, सॉरी VR, IXL माइनस IXC अपॉन I इंटू आर, आई हर तरफ से कैंसिल कर दिया। इसका मतलब जो tan फाई का मेरे पास फॉर्मूला आएगा बेटा, दैट इज XL माइनस XC अपॉन आर। सही है क्या? ये जो है ये हमारे पास कौन आ रहा है, फेज डिफरेंस। मैं जानबूझ के थोड़ा ऐसे एक ही पेज पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट कि आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के भाई काम चला लो, ठीक है क्या? आपके रिवीजन के लिए मुझे पता है कि एग्जाम आपका बिल्कुल पास है, और कहीं ना कहीं आपको एक जो प्रेशर है वो फील भी हो रहा होगा। और यार मैं आपको एक बेसिक सी बात बताऊं ना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप में से कई सारे होंगे जो ऐसा शो ऑफ कर रहे होंगे या बता रहे होंगे कि उनका सिलेबस बहुत पहले या हो चुका है, तो भाई मैं तुमको सिंपल से बता दूं कि भाई पेपर देने, जैसे सपोज किसी का 20 को पेपर है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मैंने देखा 20 को पेपर है, 25 को, तो भाई अगर 25 को तुम्हारा पेपर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने सिलेबस को दिसंबर में कंप्लीट करके बैठ गए, या एग्जाम के 2 रात पहले किया, 1 रात पहले किया, भाई कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है ना? अल्टीमेटली बात यह है कि तुम्हारे को वहां पर सारे क्वेश्चन आने चाहिए, या मैक्सिमम जो क्वेश्चन जितने हमने पढ़े, एटलीस्ट जो हम डिजर्विंग है वो हम सही करके आए, क्योंकि यहाँ पर बेटे जो होने वाले हैं लगभग 40% क्वेश्चन लगभग न्यूमेरिकल आने वाले हैं, और तुमको पता है न्यूमेरिकल में कोई रास्ता नहीं होता, या तो मिलता है या तो नहीं मिलता, ठीक है ना? तो आपको कुछ भी ऐसा परेशान होने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बस पढ़ाई पे फोकस करो, इट्स ओके। आसपास क्या चल रहा है बस भूल जाओ, 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आराम से, उसके बाद घूम लेंगे ना, दबा के गेम खेलेंगे भाई, बहुत टाइम है अपने पास, पर एटलीस्ट अभी नहीं। इस चीजों को थोड़ी दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए बस पोस्टपोन कर देते हैं, लिटरली 2 to 3 वीक्स के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, मैं नहीं बोल रहा कि 12th के मार्क्स तुम्हारे को लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ डिसाइड करके देंगे, पर एटलीस्ट इतना तो डिसाइड करके जरूर देने वाले हैं कि हम लाइफ में क्या स्टैंड करने वाले हैं। एटलीस्ट घर वालों को जो हम पे ट्रस्ट है वो तो हमारे को आना शुरू होगा, वो तो तभी मैटर करेगा जब हमारे रिजल्ट में जो हमारे कोशिश है, जो मेहनत है, वो कहीं ना कहीं जब रिजल्ट में मैटरलाइज होगी। वो बोलते हैं ना कि मेहनत कोई नहीं देखता, और सच में नहीं देखता, अल्टीमेटली रिजल्ट है तो मेहनत है, नहीं है तो डजंट मैटर आपने कितनी मेहनत की, कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है? चलो अब बात करते हैं अपन आगे। एक्सेल इक्वल टू हमारे पास ये हो गया। अब यहीं पर बेटा मैंने बात कर दी, जेड इंपेडेंस की बात कर दी, मैंने फेज डिफरेंस की बात कर दी। अब यहीं पर एक कंडीशन आती है, रेजोनेंस, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुनना, अगर इफ मेरे पास आ गया VL इक्वल टू VC, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का पोटेंशियल हो जाए सेम, तो VL इक्वल टू VC, तो सर क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, IXL इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, IXC। तो क्या ऐसे भी बोल सकते हो XL इक्वल टू क्या बोल सकते हो बेटा, XC। अगर ऐसे कोई कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब इस सर्किट में क्या है, रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस है तो अब बात करो जेड इक्वल टू, देखो एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल एक्सी बराबर हो गए, तो जेड की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आर। इसका मतलब है कि एट रेजोनेंस की बात करूं तो जेड कैसा हो गया बेटा, मिनिमम, और वो किसके बराबर आ गया बेटा, आर। अगर जेड है मिनिमम तो आई कैसा हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम। आया समझ के नहीं? तो ये हमारे पास हो गया बेसिक, जो अपन सीख चुके थे, ठीक है? अब यहीं पर मैं एक और चीज यहीं पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा होता है, हाँ, तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी, एक्सएल को क्या बोला तूने, ओमेगा, एक्सी को क्या बोला बेटा, 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा को यहां भेज दे बेटा क्योंकि मेरे को ओमेगा में इंटरेस्ट है, इक्वल टू क्या बोल दिया, एल को नीचे लिया, 1 अपॉन एलसी, ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 अपॉन रूट एलसी। सही है कि नहीं? 1 अपॉन रूट एलसी की डायमेंशन पूछता है, किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा। ओमेगा की डायमेंशन किसके बराबर होती है, टी इनवर्स। फंडामेंटल है बेटे, सब कुछ अपन ने सारा कुछ जोड़ रखा है, ठीक है क्या? चलो
अब ओमेगा को अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी पूछेगा, अच्छा यूनिट का ध्यान रख लेना, ये होगा रेडियन पर सेकंड। अगर हर्ट्ज में पूछेगा तो भाई इसको ओपन करना 2 पाई एफ, 2 पाई नहीं चाहिए, 2 पाई को यहां ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 पाई रूट एलसी। भाई एक बार ध्यान से देख लो इसको, हमारे को जो भी सारा कुछ गिवन है देख लो, आरएलसी सर्किट है हमारे पास, रेजोनेंस है, जो सारी कंडीशन थी भाई सब कुछ गिवन है हमारे पास। क्लियर है क्या? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं सबसे ज्यादा भाई जोर भी मार रहा हूं इस पे। ठीक है क्या? चलो अब हमने कॉन्सेप्ट को देख लिया, अब बात करते हैं भाई न्यूमेरिकल्स की। हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, हाँ अब आ जाओ भाई, क्वेश्चन देखो। AC source is connected to a resistor and an inductor series. The voltage across the resistor and the inductor are कितना 8 वोल्ट 6 वोल्ट। वोल्टेज ऑफ द सोर्सेज B इक्वल टू, हमने अभी फॉर्मूला सीखा था, BL माइनस BC का होल स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। अरे मक्खन है भाई, सब आसान है आगे का। V इक्वल टू, हाँ VL की वैल्यू की बात करें तो VL की वैल्यू रजिस्टर एंड इंडक्टर, इसकी वैल्यू कितनी की बने 6, BC है नहीं, छोड़ो ना भाई, का स्क्वायर प्लस इसकी बात करूं BR की बात करूं तो कितना हो जाएगा बेटा 8 का स्क्वायर। 36 64 कितना आ गया √100, √100 मतलब कितने वोल्ट आ गया 10। इतना ही आसान होने वाला है। 25 भाई। अगला आपके पास देखो, अमीटर करंट जो सीरीज में कनेक्टेड है भाई, जो भी ये रीड करते हैं अमीटर या वोल्ट मीटर, ये आरएमएस वैल्यू को रीड करते हैं। तो यहीं पर मैं कॉन्सेप्ट लिख दूं, कॉन्सेप्ट है बेटा अमीटर एंड वोल्ट मीटर रीड्स आरएमएस वैल्यूज। ये क्या हो रहा है, आरएमएस वैल्यूज। ठीक है क्या? तो आरएमएस वैल्यू को रीड करते हैं, तो इसका मतलब जो 10 एम्पियर आ रहा है ये आरएमएस वैल्यू है। तो हमने पढ़ा था आई आर एम एस इक्वल टू क्या हो रहा था बेटा, आई नॉट अपॉन क्या बोल दिया था आपने, √2। आई नॉट की वैल्यू अच्छा आई नॉट की वैल्यू ही पूछा है, आई आर एम एस कितना हो गया 10 इंटू √2, 10 √2 एम्पियर। क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, अरे ये रहा भाई। ठीक है, अगला देखो, आ गया भाई, आ गया औकात में। ठीक है, इस सीरीज एलसीआर सर्किट बिहेव्स एज प्योर रेजिस्टिव सर्किट एट रेजोनेंस। यस यस, आपने क्या पढ़ा था, V इक्वल टू आपने क्या बोला था, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस आपने बोला था VR स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई थी रूट में, दोनों हो गए सेम। तो V इक्वल टू सारा का सारा कहां पर चला गया, VR। अगर सारा पोटेंशियल ड्रॉप VR पर आ रहा है तो प्योर कौन है, रेजिस्टिव। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। एक्सएल इक्वल टू XC होता है, यस। ओमेगा इक्वल टू 1/√LC होता है, यस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, सही है क्या? और ये बराबर हो रहे हैं, इसीलिए तो रेजिस्टिव जैसा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि याद करो तो Z इक्वल टू तुमने क्या पढ़ा था, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस आपने क्या पढ़ा था R स्क्वायर। जब ये दोनों बराबर हो गए तो 0 हो गए, इसीलिए तो Z किसके बराबर आया था, R। बिल्कुल सही रीजन है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 2025 भाई, इतने आसान होने वाले हैं मित्रों, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एक ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पीआरएमएस का हमने फॉर्मूला देखा था, पी एवरेज का फॉर्मूला जब ट्रांसफार्मर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ईआरएमएस आईआरएमएस और कितना बोला था बेटा cos⁵। ठीक है, अब हमको बोला है एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। ठीक है, तो कुछ नहीं भाई, फॉर्मूला ही बोल देंगे अब क्या, बीआरएमएस ईआरएमएस बाई cos⁵। भाई ये आरएमएस वैल्यू है, आई नॉट हमारे को पीक वैल्यू की बने, देखो पी वी नॉट जो है पीक वैल्यू है, आई नॉट जो है बेटा ये पीक वैल्यू है। तो आई आरएमएस को ईआरएमएस को क्या लिख सकता हूं, हाँ बोलो, ई नॉट या सॉरी बी नॉट बोल रखा इन्होंने, बी नॉट अपॉन √2, इसको बोल दिया मैंने आई नॉट अपॉन √2, साथ में क्या बोल दिया cos⁵, √2 कितना हो गया 2, तो ई नॉट सॉरी बी नॉट आई नॉट अपॉन 2, बी नॉट आई नॉट अपॉन 2 cos⁵। अरे आ रहा है क्या, आसान है भाई, जागते रहो, भागने का नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, alternating current given by I equals to I naught cos 100 pi t, the least time the current take to decrease from maximum to 0, maximum to 0। चल ठीक है, आजा बात कर, cos pi t, cos को 0 करना है तो थीटा कितना रख दूं 90, अरे cos 90 कितना होता है 0, इसका मतलब ये जो cos के साथ लगा हुआ है भाई मेरे, ये थीटा ही तो है,
इसका मतलब 100 पाई टी को मैं किसके बराबर कर दूं, पाई अपॉन 2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 200 को यहां कर दो, तो टी इक्वल टू ये जो वैल्यू आ गई, टी इक्वल टू जो वैल्यू 100 को यहां लेंगे, सॉरी ये हो जाएगा 1/200, तो 1/200 सेकंड, 1/200, यस ठीक है। एक और, कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस एन एसी सोर्स वोल्टेज ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, एसी के साथ कनेक्टेड है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बोला, द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज कंटिन्यूअसली, द नेचर ऑफ सर्किट बिफोर एंड आफ्टर। आज बात करें, एक्सएल है 2 पाई एफ एल, एक्सी है 1/2 पाई एफ सी। देखो फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं भाई, इसका मतलब शुरू में फ्रीक्वेंसी कम थी, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी तो एक्सेल बहुत कम था, इसका मतलब सर्किट में अगर एक्सेल बहुत कम हो गया, रेजिस्टेंस के इसके मतलब एक्सेल की वैल्यू बहुत छोटी हो गई, ठीक है स्टार्ट में। अब यहां पर देखो, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को बहुत छोटा कर दिया तो एक्सी की वैल्यू क्या थी बेटा, बहुत ज्यादा। अगर एक्सी की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, इसका मतलब जो सर्किट था वो कैसा था, कैपेसिटिव। बाद में आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू किया, फ्रीक्वेंसी को जब आपने बढ़ाया तो एक्सेल भी क्या हो गया, ज्यादा, इसका मतलब बाद में कैसा रह गया, इंडक्टिव। समझ आया कि नहीं? तो जब आपने फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दिया, आफ्टर कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो भाई फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई तो एक्सेल बहुत ज्यादा हो गया, सही है कि नहीं? तो शुरू में जब था, स्टार्ट में जो था वो था कैपेसिटिव, बाद में कैसा हो गया बेटा, इंडक्टिव। तो स्टार्ट में कैपेसिटिव, बाद में कैसा हो गया, इंडक्टिव। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर आप नोट करके रखें, एटलीस्ट इसके शॉर्ट तो ले ही लो भाई, ठीक है क्या? अगला है हमारे पास एक और क्वेश्चन आता, फिगर shows that variation of inductance XL of two ideal inductors of inductance L1 and L2, the value of L1 and L2 XL और ओमेगा में रिलेशन। देखो जब भी बोला जाए, मैं बिल्कुल थोड़ा सा मैं स्पीड को कम करता हूं, तो भाई जो भी बोला जाए एक्सेल, ओमेगा और एल में रिलेशन चाहिए मेरे को। जो ग्राफ गिवन हो अगर मैं इतना लिख देता हूं तो मेरे क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी ऐसे ही है। तो एक्सेल इक्वल टू मैंने क्या बोल दिया, ओमेगा इंटू एल। याद करो तो इसमें ग्राफ गिवन है यार, मैं तो स्लोप देखूंगा, स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये कौन है, बेस। आ जाओ तो पहले इसको मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस के टर्म में चेंज कर लूं, ये है परपेंडिकुलर, ये कौन है बेटा, बेस, ओमेगा को उठा के यहां दे दो, इसका मतलब एक्सएल अपॉन ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, एल। इसका मतलब एक्सएल अपॉन ओमेगा, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, इसका मतलब जो tan थीटा है ये है बेटा प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा tan थीटा, अगर मैं बात करूंगा tan थीटा L1 के लिए, और tan थीटा अगर 1 की बात करूं, चलो इसको 1 ही बोल देते हैं, tan थीटा 1 है ये L1 के लिए गिवन है, tan थीटा जो 2 है ये गिवन है बेटा L2 के लिए। अपन बोल सकते हैं L1 बाई L2 इक्वल टू tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2। tan थीटा 1 की बात करूं कितने डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है बेटा। tan थीटा 2 की बात करूं तो कितने बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। 30 डिग्री 60 डिग्री, tan 30 tan 60, tan 30 हाँ बोलो 1/√3, tan 60 √3 कितना आ गया बेटा, 1:3, 1/3। अच्छे क्वेश्चन है, इनको जरूर प्रैक्टिस करके रखें, CBSE 24 बेटा। आगे आ जाओ, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए सोर्स शो दैट सम ऑफ कंडक्शन। ये भाई ईएमएफ का क्वेश्चन है, इसको मैं अगले टाइम पे कराऊंगा जब मैं ईएमएफ के क्वेश्चंस कराऊंगा। अगला, ए साइनसोइडल वोल्टेज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ सर्किट एलिमेंट एक्स इन द व्हिच करंट लीड्स टू वोल्टेज बाई पाई बाई 2। सर देखा देखा से लग रहा है, हाँ बेटा देखा ही है, देख VL VC I और यहीं पर आ गया था हमारा BR। फिर से पढ़े एक बार, करंट जो है आगे चल रही है वोल्टेज से, करंट आगे चल रही है वोल्टेज से, अरे भाई कौन है, कैपेसिटर, बेसिक ना। आ जाओ 3 नंबर का क्वेश्चन, ऑब्वियसली 3 क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं भाई, 4 पूछ रखे भाई ने। तो सर्किट में आइडेंटिफाई द एक्स, वैसे तो मैं एक्स की बात करना पसंद नहीं करता पर इट्स ओके करना पड़ रहा है भाई, प्रोफेशन ही ऐसा चूज कर लिया भाई, कैपेसिटर है भाई सर्किट में। अगला, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स रिएक्टेंस, यस इट इज XC, XC मतलब कितना, 1/ωc या 1/2 पाई FC, ठीक है। राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस,
तो एक्ससी को बोलते हैं अपन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो एक्सएल को क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस आगे बोलो, शो ग्राफिकली दैट वेरिएशन ऑफ दिस रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज। हम पहले रिलेशन तो बना लें, XC इक्वल टू 1/2 पाई FC, सब कुछ कांस्टेंट है भाई, रिलेशन आ गया XC विद फ्रीक्वेंसी ऑफ AC वोल्टेज, वेरिएशन ऑफ दिस रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर मैं V की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, V इक्वल टू मैं बोल दूंगा IXC, तो V इक्वल टू मैंने बोल दिया I, XC को क्या बोल दिया आपने 2 पाई FC, उसे घुमा फिरा के रिलेशन वही आया, तो B प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या आ गया बेटा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इधर लिख दूं V, इधर लिख दूं F, रिलेशन इनवर्स आ रहा है, इसका मतलब क्या बनेगा, क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हमारे पास हो गया। एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ दिस एलिमेंट व्हेन इट इज यूज्ड एन एसी सर्किट। ठीक है, अगला बोल रखा है एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ दिस एलिमेंट व्हेन इट इज यूज्ड इन एन एसी सर्किट। ठीक है, अगर एसी सर्किट में यूज करेंगे भाई तो कैपेसिटर कभी चार्ज ही नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर होता क्या है, एक बार चार्ज एक बार डिस्चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर पोटेंशियल लगाते हैं तो एक बार चार्ज हो गया, क्योंकि एसी लगातार चेंज होती रहती है, एक बार पॉजिटिव चार्ज हुआ अगली बार डिस्चार्ज हो गया, डीसी लगाएंगे तो डेफिनेटली चार्ज हो जाएगा। ये हमारे पास अच्छा क्वेश्चन था जो हमने प्रैक्टिस कर ली। हाँ भाई, यहां पर एक पावर का हमारे पास एक्सप्रेशन है, पावर का जो डेरिवेशन भाई हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आ जाओ पावर का डेरिवेशन कर लेते हैं। पावर का डेरिवेशन देखेंगे बेटा, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, पावर इक्वल टू होता है हमारे पास बेटा V डॉट आई। अगर मैं V की बात करूं तो V को अपन कैसे लिखते हैं, बोलो, B नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं I की बात करूंगा तो I को लिखते हैं अपन I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या बोल दिया आपने बेटा, फाइव। ठीक है, चलो इतना तो हो गया। और एक और चीज अगर हमें जरूरत पड़ती है तो tan फाइव को हमने क्या सीखा था बेटा, XL माइनस XC अपॉन R। तो अगर फाइव पूछेगा तो tan को यहां ले आएंगे, क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स, हाँ बोलो, XL माइनस XC अपॉन साथ में बोल देंगे R। ये बेसिक चीजें हैं जितना कि अपन पहले से जानते थे, इसको अपन आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये सारा डेटा तो हमारे को गिवन था। तो P इक्वल टू अगर मैं बात करूंगा बेटा, B की बात कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा B नॉट साइन ओमेगा टी। I की बात करूंगा तो आ जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साथ में आ जाएगा बेटा फाइव। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इसलिए कर रहा हूं बेटा, ताकि ये जो फॉर्मूला बन जाए, ये बन जाए फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी का। और ये फॉर्मूला होता है बेटा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, जो आप एनसीईआरटी में देखोगे थोड़ा सा ऑड सा लग सकता है, पर ये जो आइडेंटिटी हुआ हमारे को एग्जैक्टली यही गिवन है। तो देखो कैसे हो जाएगा, देखो तो आपने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा और 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो बी नॉट आई नॉट, इस 2 को यहां लिख देंगे अपॉन 2 इनटू, साथ में अपन लिखेंगे, मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिखता हूं, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास बी नॉट आई नॉट बाई 2, हमारे पास आ जाएगा बेटा कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साथ में आ जाएगा बेटा 5। ठीक है, ये हमारे पास इस टर्म में हमारे पास ये जो था ये चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, अगर कंप्लीट साइकिल की बात करूंगा तो देखो जो टाइम डिपेंडेंट वैल्यू है एक कंप्लीट साइकिल के अंदर, क्योंकि जो चेंज होता है, देखो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव बन गया, अल्टीमेटली कंप्लीट साइकिल के अंदर ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी जीरो। तो इसको आपने किसके बराबर बोल दिया, जीरो। तो पावर का जो फॉर्मूला आ गया, ये जो एवरेज पावर लॉस का फॉर्मूला है बेटा, ये आ जाएगा आपके पास वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस 5। बी नॉट अपॉन 2 बी आरएमएस था, आई नॉट अपॉन 2 आई आरएमएस है। अरे जानते हो ना तुम, बी आर एम एस इक्वल टू क्या बोला था आपने,
बी नॉट अपॉन रूट टू, आई आर एम एस इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आई नॉट अपॉन रूट टू। ठीक है क्या, तो ये आपके पास आ गया। तो देखो ये 2 आ रहा है, इसका मतलब लिटरली रूट टू मल्टीप्लाई हुआ होगा। इसका मतलब इसको मैं बी आर एम बी नॉट अपॉन रूट टू की जगह पे क्या बोल सकता हूं, बी आर एम एस। इसकी जगह पर क्या बोल सकता हूं, आई आर एम एस। साथ में आपने क्या बोल दिया, कॉस फाई। और ये जो है ये एवरेज पावर का फॉर्मूला हो जाएगा पावर लॉस का सर्किट के अंदर। ठीक है, ये तो तुम्हारे पास बेसिक आ गया। एक और चीज, अगर मेरे सर्किट में प्योर इंडक्टर है तो वहां पर भी याद करो, तो वोल्टेज आगे होता था, करंट यहां पर होती थी, एंगल कितना 90, पावर लॉस कितना, पावर बोलो, पावर कंज्यूम्ड कितना 0। कैपेसिटर की बात करूं तो वहां पर भी पोटेंशियल और इसमें डिफरेंस है, तो वहां पर भी पावर कितनी 0। इसका मतलब सर्किट में जो पावर लॉस होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ बेटा कौन करता है, रेजिस्टेंस करेगा। चलो अब ये तो हमारे पास बेसिक हो गया, हमने डेरिवेशन देख लिया इसका। तो ये जो डेरिवेशन था भाई ये हमारे पास हो गया। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, भाई ये भी तुम जानते हो, ओमेगा इक्वल टू तुमने पढ़ा अभी क्या, 1 अपॉन रूट एल सी। इसको आपने बोल दिया था रेडियन पर सेकंड, पहले वाले को तो जानते हो भाई, अभी तो हमने किया। अच्छा इसको बोल सकता हूं मैं 2 पाई एफ इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। मेरे को फ्रीक्वेंसी में इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, 2 पाई को नीचे लिया बेटा, 2 पाई रूट एल इंटू सी। अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी है इसको क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हर्ट्ज। जो पूछेगा निकाल लेंगे, आसान है भाई। अगला हमारे पास देखो बेटा क्या आ रहा है क्वेश्चन, देखो एन सीरीज एलसीआर सर्किट, कोई बात नहीं आसान है। आर इक्वल टू 20 ओम, एल इक्वल टू 2 हेनरी। भाई रेजिस्टेंस नहीं है, ये हेनरी गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, और ये पिकोफैरेड, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है, ये इंडक्टर की वैल्यू गिवन है, सही है कि नहीं। कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट एसी सोर्स, जो कुछ नहीं पता वो आरएमएस वैल्यू है। वोल्टेज पूछा है तो ये बीआरएमएस वैल्यू है, समझ आए कि नहीं। आरएमएस वैल्यू होती है अगर कुछ नहीं बोला है तो। एज सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। एम्पलीट्यूड मतलब होता है बेटा मैक्सिमम वैल्यू, और अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है इसका मतलब कंडीशन किसकी, रेजोनेंस। इसका मतलब अगर मेरे को आई की वैल्यू पूछ रहा है, आई नॉट पूछ रहा है, तो मैं बोल दूंगा बी नॉट अपॉन आर। ये बीआरएमएस है भाई, बीआरएमएस है तो बीआरएमएस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, बी नॉट अपॉन रूट टू। मेरे को तो बी नॉट चाहिए, बी नॉट चाहिए तो क्या कर दूंगा, 200 इंटू क्या गया आपके पास, रूट टू। तो बी नॉट की वैल्यू मैंने निकाल ली 200 इंटू आ गया हमारे पास रूट टू, अपॉन आर की वैल्यू आ रही है हमारे पास 20, काट दिया 10 बार, कितना आ गया बेटा 10 रूट टू एम्पियर। अरे क्लियर है बेटा, बिल्कुल बेसिक। द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल एट रेजोनेंस, पावर ट्रांसफर टू द सर्किट। तो अगर P की बात करूंगा तो हमारे पास क्या जाएगा बेटा, P एवरेज का हमने क्या फॉर्मूला सीखा था, बी आर एम एस आई आर एम एस, और जो सारा का पावर होता है वो सारा का सारा रेजिस्टेंस पर जाता है। तो cos फाई कितना हो गया, cos 0 हो जाएगा 1। अरे I और B दोनों साथ होते थे इसके। बी आर एम एस की बात करूं तो अपने निकाल रखा है कितना 200। आई आर एम एस की बात करूं तो I की वैल्यू कितनी निकाल रखी है आपने 10 रूट टू। अगर मैं यहां से आई आर एम एस निकालूं, आई आर एम एस बराबर कितना हो जाएगा, आई नॉट अपॉन रूट टू। ठीक है क्या बेटा, तो देखो आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 10 रूट टू गिवन है, हाँ ठीक है, और रूट टू ये दोनों हो गए कैंसिल, तो हमारे पास कितना हो जाएगा इंटू 10, 2000 बाई 2000 वाट। अगला कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। अगर मैं V की बात करूंगा, VC की बात करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा I इंटू एक्सी, और I कौन सी बेटा, IRMS अपन ने भाई निकाला कितना 10। XC की बात करूं तो कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 2 पाई। फ्रीक्वेंसी कहीं पर गिवन है क्या, नहीं। फ्रीक्वेंसी अगर नहीं गिवन है तो जो इंडिया में करंट आती है 50 हर्ट्ज पे आती है भाई, पता होना चाहिए। नीट में भी क्वेश्चन आया था 24 में, उन्होंने नहीं दिया था फ्रीक्वेंसी, तो भाई आना चाहिए तुमको। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 50, कैपेसिटर मेरे को गिवन है कितना 50 माइक्रोफैरेड, तो 50 इंटू 10 टू पावर -6 ये हो जाएगा हमारे पास बीसी की वैल्यू। एल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी भाई। अगला, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है सीबीएसई 25 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सुनिए। ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडक्टर एल
कैपेसिटर सी एंड रजिस्टर आर इज कनेक्टेड, यानी बेसिकली इसको आरएलसी सर्किट बोलेंगे। और हमने वोल्टेज सोर्स एक लगा रखा है, ठीक है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर कंजप्शन, भाई हमने पी एवरेज का फॉर्मूला निकाल रखा है, ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई। फाइंड पावर फैक्टर फॉर, अब देखो ये जो दूसरा वाला पॉइंट है इसको देखना जरूरी है, वैसे तो मैंने बोल चुका हूं इस चीज को बेटा, पर अगर मैं बोलूं प्योरली इंडक्टिव, याद करो तो हमने इस चीज को क्या बोला था कि VL, इसको हमने बोल रखा था VC, इसको हमने बोल रखा था VR, और इधर ही हमने क्या बोल रखा था I। अगर सिर्फ इंडक्टर है तो भी देखो I और L एंगल कितना बन रहा है 90। इसका मतलब अगर मैं पावर की बात करूंगा, P एवरेज की बात करूंगा, तो बोलो कितना ERMS IRMS कॉस कितना बन जाएगा बेटा 90। अल्टीमेटली पावर एवरेज कितना 0। अच्छा अगला बोल रखा प्योर रेजिस्टिव सर्किट, अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा बेटा इसका मतलब रेजोनेंस की कंडीशन है, ठीक है। और मेरे को अगर पावर फैक्टर बोलेगा तो यस उस टाइम पावर होगा, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा ERMS IRMS cos फाई, यानी cos 0 की वैल्यू कितनी 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी ERMS IRMS, या ऐसे ही बोल सकते हो E नॉट अपॉन रूट 2, इसको बोल सकते हैं बेटा I नॉट अपॉन रूट 2, ठीक है। बेसिक है भाई, 3 नंबर के थे, हाफ 1.5 1.5 के 2 पूछे थे इन्होंने। अ सीरीज CR सर्किट यानी RC सर्किट बोल सकते हैं इसको। रेजिस्टेंस है हमारे पास 200 ओम, कैपेसिटेंस है माइक्रोफैरड, भाई C की वैल्यू है, कनेक्टेड अक्रॉस एंड सोर्स ऑफ पीक वोल्टेज, पहले ही बोल रखा उसने कि ये जो है ये पीक वोल्टेज है, पीक वोल्टेज है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंसी न्यू है वो 50 हर्ट्ज है। कैलकुलेट इंपेडेंस ऑफ द सर्किट। Z की अगर बात करेंगे तो हमने क्या सीखा था बेटा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XL है नहीं, XC की बात कर लेंगे। XC की बात करेंगे तो हाँ देखो XC की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, पहले अलग इसको कैलकुलेट कर लिया करो, इस टाइप के क्वेश्चन आए अगर, तो XC को बोल देंगे अपन 1/2 पाई F इंटू सी। तो चलो आ जाओ वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 पाई, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो 50 हर्ट्ज, सी की वैल्यू जानबूझ के भाई ने 50/पाई दे रखा ताकि पाई कैंसिल हो जाए, तो इसको बोल दिया आपने 50/पाई। माइक्रो बोल रखा है तो भाई 10⁻⁻6 लिख देंगे। पाई से बेटा पाई कैंसिल हो गया, 50 दूना 100 और 500 5000, यानी कि ये हो गया हमारे पास 100 500 5000, तो बच जाएगा हमारे पास 10⁻⁻3, ठीक है। यानी कि ऊपर आ गया हमारे पास 10⁻3 और रेजिस्टेंस था तो हमने बोल दिया ओम, ठीक है। ये तो हमारे पास XC की वैल्यू आ गई। अगला हमारे पास R तो हमारे को डायरेक्ट गिवन है, तो Z की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10⁻3 का स्क्वायर प्लस 200 को क्या बोल सकता हूँ 2 इंटू 10⁻2, इसका भी आपने क्या कर दिया होल स्क्वायर, और ये आपने कर दिया भाई रूट में, तो ये आ गया आपके पास 10⁻6। 4 इंटू 10 कितना आ गया बेटा 4, ठीक है। बिल्कुल आराम से जोड़ सकते हो इसको। इसको देखो 10⁻4 को कॉमन निकाल लो, कितना आ गया आपके पास 4 प्लस, अब 10⁻4 कॉमन निकाला था तो ये 100 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया 104 इंटू 10 कितना 4, और ये वैल्यू आ जाएगी क्या बेटा ओम, ठीक है। आई थिंक आ रहा होगा ये आपको समझ। अगला है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, ये तो हो गया हमारे पास। फेज एंगल, फेज एंगल की अगर मैं बात करूंगा तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ए वाला पार्ट। बी वाले पार्ट की बात करूं, देखना जरा, तो ये होता है tan फाई। tan फाई को तो हमने क्या सीखा था XL माइनस XC अपॉन कितना बेटा R, ठीक है। XL है नहीं, XC की वैल्यू हमने अभी निकाली है कितनी 10⁻3, R की वैल्यू है हमारे पास कितनी 200, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। अगला है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, सी वाला पार्ट, तो VR इक्वल टू में क्या बोल सकते हो बेटा I इंटू R। आई का फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, तो आई का फॉर्मूला आपने क्या निकाला था V अपॉन Z, ठीक है। पर अपन अगर वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर तो भाई BRMS की बात करेंगे, BRMS इक्वल टू IRMS इंटू R, तो IRMS क्या हो जाएगा बेटा BRMS अपॉन Z। BRMS क्या करेंगे बेटा 100 अपॉन रूट 2, ये हो गया हमारे पास 100 अपॉन रूट 2, और Z की वैल्यू हमने निकाल रखी है 10⁻3, ये अपने पास हो जाएगा भाई आंसर, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन से, आसान से क्वेश्चन से फ्री के नंबर मिल रहे हैं भाई। चलो ये तो हमारे पास हो जाएगा बेटा। आगे देखो
राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। भाई इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो 10 मिनट का 5 मिनट का जो भी होगा मैं इसको बना करके अलग से डाल दूंगा, क्योंकि ये मेरे से रह गया था लास्ट टाइम, तो मैं इसको कवर कर दूंगा इसमें। ठीक है, अगला है हमारे पास ये रजिस्टर ऑफ 400 ओम, इंडक्टर है इतने ओम का और कैपेसिटर है इतना, यानी आर एल से तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं बेटा। आर ज्वाइंट इन सीरीज जो हमने समझा था, तो यही चीज समझा था। अक्रॉस एन एसी सोर्स V इक्वल्स टू जो हमारे की गिवन है 140 sin 100 pi t वोल्ट। फाइंड द RMS वोल्टेज अक्रॉस दीज सर्किट एलिमेंट्स। Algebraic sum of these voltage is more than the RMS voltage of source. Explain. ठीक है, अब चलो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि सबसे पहले अलग अलग एंड पर क्या क्या आ जाएगा। तो मेरे पास सबसे पहले गिवन था R L और मेरे को इस तरफ गिवन है बेटा C। पोटेंशियल आपने V अप्लाई कर रखा है यहां से। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब अगर मैं यहां पर बात करूंगा VR की बात करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा I इंटू R। VL की बात करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा I इंटू XL। VC की बात करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा I इंटू XC। अल्टीमेटली हमारे को क्या चाहिए, XL चाहिए, XC चाहिए और IR तो हमारे को गिवन है। ठीक है, तो अब आ जाओ भाई सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं VL की बात करूं तो हमारे पास हो जाएगा बेटा I इंटू XL। नोटिस करो कि हमारे को सबसे पहले तो R चाहिए यार, सॉरी I चाहिए। तो I का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, I RMS इक्वल टू VRMS अपॉन Z। शुरू में हमने सीखा VRMS की वैल्यू, तो ये तो है हमारे पास बेटा पीक वैल्यू 140 जो होती है, तो पीक वैल्यू V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी हमने सीखा था। तो ये हो जाएगा, तो VRMS की वैल्यू हो जाएगी 140 अपॉन √2। और अब हमें चाहिए किसकी, Z की वैल्यू। Z की वैल्यू के लिए क्या करेंगे बेटा, वही XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XL के लिए आ जाओ, अब भाई एक एक के लिए भाई एक एक को पकड़ के सॉल्व करना पड़ेगा। XL के लिए बात करें तो 2 पाई या ओमेगा L, ओमेगा डायरेक्ट आ जाएगा ना। देखो T का जो प्रोडक्ट होता है साइन ओमेगा T, लिटरली वो 100 पाई है, तो अपन डायरेक्ट कर लेंगे। XL इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 पाई इंटू इंडक्टर की जो वैल्यू है दैट इज 5 अपॉन पाई। 5 अपॉन पाई जानबूझ के मदद कर रखी है हमारी इसने, तो ये हमारे पास आ गया 500 ओम, पहला पॉइंट। XC की बात करेंगे तो हो जाएगा बेटा 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा अगेन कितना 100 पाई। C की जो वैल्यू है वो है 50 अपॉन पाई, माइक्रोफैरेड है भाई ध्यान रख लेना। 50 अपॉन पाई माइक्रो है तो बोल देंगे 10 टू पावर -6। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, पाई से पाई हो गया कैंसिल, 5000 वही 10 टू पावर 3 बचा, तो 10 टू पावर 3 ओम। पिछले में भी यही आंसर था। ठीक है, ये तो हो गया R हमारे को गिवन ही था, तो Z की वैल्यू हमारे पास आ गई। XL की बात करेंगे तो मेरे पास आ गया 500। XC की बात करेंगे तो भाई ये आ रहा है 1000। तो अगर दोनों का मैं डिफरेंस ले रहा हूं, क्योंकि माइनस आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली होना था स्क्वायर ही है। तो 500 का स्क्वायर प्लस R की बात करेंगे तो 400 का स्क्वायर। भाई यहां से हमारे पास Z आ जाएगा। Z की वैल्यू यहां से डाल करके हम क्या निकालेंगे, IRMS। ठीक है क्या, अगर मेरे को I आ गई तो B इक्वल टू I इंटू R। XL निकाल चुके हैं, XC निकाल चुके हैं, R हमारे को गिवन है तो I की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगला बोल रखा द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस इज मोर देन द RMS वोल्टेज ऑफ सोर्स। ठीक है, आ जाओ, इसका मतलब अगर मैं बी नेट की बात करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा था, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस हमने कितना बोल रखा है बेटा VR स्क्वायर। जो B वोल्टेज आ रहा है, जो B वोल्टेज आएगा समझना, इसमें BL भी आ रहा है, VC भी आ रहा है, प्लस BR स्क्वायर भी आ रहा है। ठीक है, इसने बोल रखा था एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस इज मोर देन द RMS वोल्टेज ऑफ द सोर्स। भाई जो हमने V निकाला एक तो नेट पोटेंशियल है, जब मैं RMS की बात करूंगा तो RMS वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कहीं ना कहीं DC करंट के बराबर होती है पावर कंजप्शन के लिए जब मैं बात करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो जो एल्जेब्रिक सम होगा इन सब का इंडिविजुअल का, ये तो ऑब्वियसली ज्यादा होने वाला है किससे, हमारे डीसी वाले करंट से, सॉरी जो हाँ सॉरी डीसी करंट से, यानी कि जो आरएमएस वैल्यू है उससे ज्यादा होने वाला है। ठीक है,
अगला हमारे पास, ठीक है, देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन पीक एंड आरएमएस वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अभी मैंने बोला पीक वैल्यूज बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यूज होती है, आरएमएस वैल्यूज वो वैल्यूज होती है जो पावर कंजप्शन जब किसी सर्किट में हो रहा होगा तो वो उस डीसी करंट के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ये तो हमारे पास डिफरेंशियल होगी पहले पॉइंट की। अगला, अ करंट एलिमेंट एक्स इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ बीएम, जो ईएमएफ गिवन है बी नॉट साइन टू पाई न्यू इनटू टी, इट इज फाउंड दैट वोल्टेज लीड्स द करंट इन फेज बाय पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, अपन याद करें तो हमने पढ़ा था VL, हमने पढ़ा था VC और यहां पर हमने पढ़ा था I। वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, डेफिनेटली ये कौन है, इंडक्टर है। इफ एलिमेंट X वाज प्लेस्ड बाय, रिप्लेस्ड बाय होने चाहिए भाई, रिप्लेस्ड बाय एलिमेंट Y, द वोल्टेज लैग्स बिहाइंड, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड यानी कि बाद में कैपेसिटर हो गया, यानी कि जो X वाला था ये था L और जो Y से ऐसा रिप्लेस कर दिया ये हमारे पास क्या था C। आइडेंटिफाई द X एंड Y बाय ड्राइंग फेजर डायग्राम। आ जाओ भाई बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर मैं यहां पर दोनों के फेजर डायग्राम की बात करूंगा तो देखो, तो अगर मैं यहां पर बात करूं, सबसे पहले इंडक्टर की बात करूं, L की बात करूं, तो V इसका आगे हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर बात कर दूंगा V, तो ये हो जाएगा बेटा I। आपस में एंगल कितना बना लिया इन्होंने, 90। फंडामेंटल बेसिक है। ठीक है, अगले को हमारे को क्या बोल रखा है, बाई ड्राइंग फेजर डायग्राम। और अगर इंडक्टर की बात करूंगा तो सुनना, देखो इंडक्टर की बात करूंगा तो देखो पोटेंशियल पीछे है, पोटेंशियल को आपने यहां बना दिया, करंट को आपने यहां बना दिया, एंगल हो गया 90 का। ठीक है, बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक, कोई दिक्कत नहीं। जो ये चाहे यहां पे पाई बाई 2 लिख दो, चाहे यहां पर भी पाई बाई 2 लिख दो। अगला है हमारे पास, ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस व्हेन बोथ एलिमेंट्स एक्स एंड वाई कनेक्टेड इन सीरीज। क्या कंडीशन थी, VL इक्वल टू क्या हो जाए, VC, यानी दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। टू द सोर्स एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, आप जानते हो। व्हाट इज द इंपेडेंस वैल्यू इन दिस केस, रेजोनेंस हो जाएगा तो इंपेडेंस Z की वैल्यू किसके बराबर आ रही थी, R। घुमा फिर के देखो यार, एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट तुमको पढ़ाए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन बन गए हमारे को, जितने भी न्यूमेरिकल 24 25 में आ रहे थे। सही है क्या, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ बेटा आगे देखो, मेंशन द फैक्टर्स इन व्हिच रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज LCR सर्किट डिपेंड्स। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो ओमेगा इक्वल टू, हमने क्या फॉर्मूला सीखा था, 1/√LC, यानी L और C पर डिपेंड करेगी। ठीक है, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंपेडेंस ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड AC सोर्स। वेरिएशन ऑफ इंपेडेंस, अच्छा ठीक है, अब सुनो, देखो Z और F, देखो जरा अपन ने क्या सीखा था, एक्सएल इक्वल टू हमारे पास होता था 2 पाई F इंटू एल, XC होता था बेटा 1/2 पाई F इंटू एल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जब बढ़ा रहे हो तो एक्सएल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी जब बढ़ा रहे हो तो XC घटेगा, और जब एक्सएल इक्वल टू XC होगा तो उस टाइम Z कैसा हो जा रहा था बेटा, मिनिमम। इसका मतलब जैसे जैसे अपन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, देखो एक्सएल बढ़ रहा है पर XC कम हो रहा है, यानी अल्टीमेटली एक सिचुएशन पर आते आते ये जो देखो अगर बात करेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी 0 रख दूंगा, अगर देखो फ्रीक्वेंसी अगर मैंने 0 रखा, फ्रीक्वेंसी 0 रखूंगा, एक्सएल 0 है, XC इन्फिनिटी है, भाई वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये आपने फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा रख दिया तो एक्सएल बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब Z अगेन जाकर के बढ़ गया। पर जब ये रेजोनेंस हुआ तो ये वैल्यू बेटा कम हो गई थी, इसका मतलब यहाँ पर जो Z की कंडीशन आ रही थी, Z कैसा हो रहा था, मिनिमम। और तुमको पता है Z मिनिमम किसके बराबर, R। और ये जो फ्रीक्वेंसी थी इसी को कौन सी फ्रीक्वेंसी बोल दिया आपने, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल दिया। ठीक है, अगला देखो, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कर चुके हैं भाई, सबसे पहले वही से स्टार्ट किया था। राइट टू कॉजेस ऑफ एनर्जी लॉस, भाई 2 नहीं हमें 4 पता है। ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, एक और है, a resistor and capacitor are connected in series to a AC source, V equals to हमारी derive an expression for impedance of the circuit। रजिस्टर एंड कैपेसिटर के लिए भाई हम सब कर चुके हैं, Z इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास,
एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल है नहीं तो एक्सी का होल स्क्वायर, जेड की अगर बात करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा। When does an inductor act as conductor in a circuit? भाई इंडक्टर जो है बेटा, इंडक्टर का काम होता था अपोज करना, इंडक्टर का काम होता था बेटा अपोज करना। अब सुनना, अगर ये कंडक्टर बन रहा है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, यानी वायर की तरह बिहेव कर रहा है, देखो एनसीईआरटी कुछ भी लिखती है, मैं दो बातें करूंगा कि दो बार, पहली बात सुनना, इंडक्टर अपोज तब करता है जब चेंज हो। अगर मैं डीसी करंट यूज करने लग जाऊं तो करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी कांस्टेंट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई अपोज करने का जरूरत नहीं है इसको। पहली बात तो डीसी करंट के साथ। सेकंड, देखो जरा होगा क्या कि जैसे इंडक्टर था, जैसे इसमें करंट गई, करंट बढ़ने लग गई, भाई ने अपोज करना शुरू किया, पर भाई अगर मैंने इसको बैटरी के साथ में जोड़ रखा है, बैटरी के साथ में जोड़ रखा है, तो बैटरी थोड़े टाइम में इसको ओवरकम कर देगी जब स्टेडी स्टेट आएगी। तो यहां पर मैं बोलूं एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, या फिर मैं बोल सकता हूं लॉन्ग आफ्टर, लॉन्ग आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, लॉन्ग आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, तो ये जो होगा बेसिकली ये क्या बन जाएगा वायर, और वायर लिटरली क्या होता है कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई मेरे, ठीक है क्या। चलो ये तो तुम्हारे पास हो गया। अगर इसी जगह पर मैं कैपेसिटर की बात करूं, देखो कैपेसिटर में दो प्लेट्स हैं, चार्ज अगर जैसे स्विच ऑन किया, चार्ज आते गए आते गए आते गए, बहुत टाइम बीत गया, स्टेडी स्टेट आ गया, भाई चार्ज इसमें भर गया है, नया चार्ज आएगा, इसको ये रिपेल करके भगा देगा, इसका मतलब स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर क्या बन जाएगा ओपन सर्किट, ये क्या बन गया शॉर्ट सर्किट, समझ आया कि नहीं, इसलिए कंडक्टर के जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए अच्छे से इसको कंपेयर करके रखे, ठीक है। अगला है इफ एन इलेक्ट्रिक लैंप इज डिजाइन टू ऑपरेट एट 120 वोल्ट, ठीक है भाई, एंड 11 एम्पियर, इफ द लैंप इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स विद अ कॉइल इन द सीरीज, देन फाइंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है। अब देखते हैं बेटा थर्ड वाला पार्ट, थर्ड पार्ट में हमको क्या पूछा है एक्सेल बताओ, एक्सेल से बेसिकली हम क्या ओमेगा एल हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो 110 वोल्ट पर ऑपरेट 11 एम्पियर, इसका मतलब जब डिजाइन किया जा रहा था, एक चीज नोटिस कर लेना, जब भी तुम किसी डिवाइस को डिजाइन कर रहे होते हो भाई मेरे, जो उसका रेजिस्टेंस है वो उसी टाइम फिक्स हो जाता है, इसका मतलब जो हमारे को गिवन वैल्यू थी डिजाइन करते हुए, इससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे को जरूरत पड़ने वाली है, तो मैंने निकालने की कोशिश की, बी इक्वल टू अपन ने क्या लगा दिया बेटा आई इंटू आर, बी की वैल्यू है हमारे पास 110, आई की वैल्यू कितनी है 11 इंटू आर, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा कितना 10 ओम। चलो एक चीज तो निकाल के बैठ गए, अब मैं बात करूंगा तो आई आर एम एस इक्वल टू बी आर एम एस अपॉन जेड, ठीक है। आई की जो वैल्यू थी भाई क्वाइल में, अगर मैं यहां पर बात करेंगे आई आर एम एस इक्वल टू बी आर एम एस अपॉन जेड, आई आर एम एस की वैल्यू हमारे पास कितना है 11 एम्पियर, 11 इक्वल टू बी आर एम एस भाई जितने पर ऑपरेट करने जा रहे हैं 220 इक्वल टू जेड, जेड को क्या लिखेंगे एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्सएल से ही रास्ता जाएगा प्लस आर का स्क्वायर, आर तो हमने निकाल रखा है कितना 10, 10 आपने बोल रखा है 100, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, दोनों साइड का भाई स्क्वायर कर देते हैं सो दैट कि हम एक्सएल को निकाल पाए, ये हो गया 121 इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन एक्सएल का स्क्वायर प्लस 10 टू पावर 4, ठीक है। वैसे तो इसको ये 20 टाइम्स काट सकते थे भाई, वरना ये बेवजह का कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है। तो 1 इक्वल टू हमारे पास आ गया 400 प्लस आ जाएगा बेटा एक्सएल का स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना आ गया 10 टू पावर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्सएल स्क्वायर प्लस 10,000 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 400, इसको इधर ले आओ, ये कितना हो गया 9600 इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 2 पाई एफ इंटू एल, एल की वैल्यू हमारे को यहां से चाहिए
और एक्सेल था तो यहां पर आपने लगा दिया रूट। ठीक है भाई, ये वैल्यू आराम से निकल जाएगी, कोई खास दिक्कत नहीं है। अगला है हमारे पास, ठीक है, तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, आप उसका जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनके की आंसर मैंने लास्ट तक सॉल्व नहीं किया, आपका काम है कि उनके आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में डालें। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहें, इसको ठीक से प्रैक्टिस करें, आप भले ही किसी कॉम्पिटिटिव को कर रहे हैं प्रेप या फिर किसी बोर्ड को भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए गुड लक और पढ़ाई करते रहिए।